एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 लेके, जिसका नाम है विधायिका। देखिए अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में बताया था। ये नेक्स्ट वीडियो है इसका विधायिका के बारे में। तो आइए आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 विधायिका के हर एक पॉइंट को बड़े ही बारीकी से और डिटेल्स के साथ जानते हैं। यदि आप पूरे चैप्टर के डिटेल्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। तो देखिए हमारा जो संविधान है उसके 3 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें विधायिका पहला आता है, कार्यपालिका दूसरा और न्यायपालिका तीसरा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि चैप्टर्स भी हमारे इसी तरह से होने चाहिए, लेकिन पहले जो चैप्टर्स है वो कार्यपालिका का दे दिया, फिर विधायिका का दे दिया, फिर न्यायपालिका का दे दिया, जो समझने में आप बच्चों को दिक्कत होता है। तो आइए आज हम आपको विधायिका के बारे में अच्छे से समझाते हैं कि विधायिका क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो संविधान है उसके 3 स्तंभ हैं। वो तीनों स्तंभ जो हैं यही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे मतलब टिका हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जानने योग्य बातें हैं कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी शामिल किया जाता है। तो ये नोट्स थे। अब आइए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि विधायिका आखिर है क्या। तो सबसे पहले विधायिका के बारे में जानेंगे कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदन जो राज्य परिषद और जनता के सदन से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा भी कहते हैं। यहाँ पे अब समझने योग्य बात है आपके लिए कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, और ये बनता किस चीज़ से है, तो जनता के सदन से और राज्य परिषद से, और ये दोनों मिलकर विधायिका या फिर विधानमंडल का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। इसलिए इसे हम जनता का प्रतिनिधि या फिर जनप्रतिनिधि के नाम से भी जानते हैं, जो जनता के लिए कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। देखिए ये हमारे लिए क्या करता है, तो ये हमारे लिए करता है कि हमारे लिए बहस भी करता है, प्रदर्शन भी करता है, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरकार और सहयोग आदि के अत्यंत जीवंत को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अगले पॉइंट में आप देखिए कहता है हमारा अगला पॉइंट कि यदि हम लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। देखिए लोकतंत्र में जहाँ मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार हो, जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन हो, वैसे जगह पे आपको विधायिका का बहुत महत्व मिलेगा, क्योंकि विधायिका जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस अपना बहुत ज़्यादा रखता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली आधारित है हमारे यहाँ शासन करने की, वो किससे लिया गया है, ब्रिटिश शासन प्रणाली से लिया गया है। आइए हम इसके अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। विधायिका के भी 2 प्रकार हैं। जो अगर विधायक की अगर बात करें तो इसके भी प्रकार 2 हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो सबसे पहले बता दूं कि केंद्र में संसद होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव के समय में आपको 2 प्रकार के चुनावों को देखा जा सकता है। एक तो होता है विधायक जी का और एक होता है सांसद जी का। एक सांसद होते हैं और एक विधायक होते हैं। ये किसको चुनते हैं, विधायक जी जो हैं वो सीएम को चुनते हैं और सांसद जी जो हैं वो पीएम को चुनते हैं। यही अंतर है इसमें, सीएम को चुनने के लिए विधायक जी और पीएम को चुनने के लिए सांसद जी। तो जो केंद्र में संसद होती है और राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। ये समझने योग्य बात थी कि विधायिका भी 2 प्रकार का होता है। आइए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद के भी 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें 542 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं पे दूसरी बात अगर राज्यसभा की जाए तो भारतीय संसद के अन्य सदन जो अस्थायी होता है उसे राज्यसभा कहते हैं, और इसमें सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मतलब कि जो लोकसभा होता है उसमें 5 वर्ष का और जो राज्यसभा होता है उसमें 6 वर्ष का होता है। तो ये था भारतीय संसद के 2 भाग, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि संसद में 2 सदनों की आवश्यकता होती है।
दो संसद में जो दो सदन की आवश्यकता है वो क्या है? तो विविधताओं से पूर्ण देश प्रायः सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। अब क्या है कि विविधता जो है उसमें देशों में अगर आप अलग अलग कैटेगरी बांट के रखोगे शासन सत्ता की, तो यह आपके वहाँ के जनता के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है ताकि उन्हें सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सके। इसका एक अन्य लाभ यह है कि सदन द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन को पुनर्विचार भी करने का मौका मिलता है। अब देखिए, एक सदन ने कोई फैसला ले लिया तो उस पर दूसरे सदन को विचार करने का मौका इसी कारण से मिलता है। तीसरा कहता है प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है और एक सदन कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में थोप नहीं पाता है। अगर कोई राजनेता चाहे कि अपना ये चीज़ें जल्दी से जल्दी करके और किसी के ऊपर थोप दे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हर बार 2 विचार करना पड़ता है। पहला बार अगर बोल दिया तो दूसरा वाला इस पर विचार करेगा, तब जाके ये चीज़ें हो पाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं? जो संसद होता है, जो लोकसभा होता है, उसके कार्य क्या हैं? इनका काम है कानून का बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य बजट पारित करना, संविधान का संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्यों को करना, न्यायिक कार्य करना, प्रतिनिधित्व करना, बहस का मंच बनाना, विदेश नीति पर नियंत्रण करना और विचारशील कार्य करना। अब देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंटों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कानून बनाया, संसद जो है वो हमारे लिए कानून का निर्माण करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। ये जो IPS होते हैं, IAS होते हैं, कलेक्टर होते हैं, इन सब पर कमांड यही करते हैं। इसके साथ साथ संविधान के संशोधन करने का काम भी इन्हीं का होता है। अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन चाहिए तो यही करेंगे। चुनाव संबंधित कार्यों को भी यही करेंगे। न्याय मतलब कि न्यायालय के संबंधित जो न्याय के कार्य होते हैं वो भी करेंगे। जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, बहस का मंच बनाएंगे। ये सारे काम जो है ये संसद के प्रमुख कार्यों में से एक है। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप VVI ले लीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये। तो द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत जो हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। प्रांत मतलब होता है राज्य, तो आइए हम उन राज्यों के नाम बताएं। सबसे पहले बिहार आएगा, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब इन जगहों पे जो है वो 2 सदनात्मक विधायिका वाले प्रांत हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत होते क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं, इनके हानि क्या हैं, और ये अगर अच्छा है तो इन्हीं राज्यों में क्यों है, और अगर बुरा भी है तो इन्हीं राज्यों में क्यों है। तो आइए हम आपको इसके अब आगे के पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। अब कहते हैं राज्यसभा। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो है वो क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। अब राज्यसभा में आपने ये देख लिया कि यहाँ पे 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मतलब हमारे प्रेसिडेंट अपने द्वारा चुनते हैं, और 238 जो है वो राज्य के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ आते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? 6 वर्ष के लिए होता है। ये 6 वर्षों तक अपने मतलब एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच की दूरी जो है वो 6 वर्ष की होती है। और ये जो है मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों के लिए जाते हैं। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? यदि आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। आप भारतीय होने जरूरी है और आपकी आयु 30 वर्ष का भी होना जरूरी है। यदि आप 30 वर्ष के नहीं हैं तो आप इसके लिए नहीं आ सकते हैं। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।
1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। अब देखिए 1951 में क्या हुआ, कुछ संशोधन हुआ प्रतिनिधि कानून के अनुसार। उसमें बोला गया कि यदि आप उम्मीदवार बनते हैं तो आपका संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। आइए इसके हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है, पावर क्या है राज्यसभा की। तो देखिए सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है राज्यसभा, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछकर संकल्प तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण भी करती है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। देखिए ये सब पावर है राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग भी लेते हैं और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेज जो होते हैं उनको भी महाभियोग लगा के ये हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यदि उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो इसका प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी देती है और यह राज्यों के हितों की मतलब कि शक्तियों की रक्षा भी करती है। तो ये वो सब पॉइंट है जो राज्यसभा के शक्तियों को दर्शाती है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। आइए नेक्स्ट है लोकसभा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है महाभियोग लगा के। 5 साल का तो इनका काम होता है, लेकिन उससे पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि इनका जो सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ऐसे में कार्यपालिका को यह शक्ति मिल जाती है, ऐसे में इन्हें शक्ति मिल जाती है कि ये कार्यपालिका तक को भी हटा सकते हैं। मतलब IAS IPS वगैरह के व्यक्तियों को भी उनके जगह से हटा सकते हैं। इस प्रकार से लोकसभा आपको समझ में आ गया होगा। आगे है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होना चाहिए, पागल एवं दिवालिया न हो आदमी और किसी लाभप्रद सरकारी पद पर आसन न हो। पहले तो भारत का वो इंडियन होना चाहिए, अगर इंडियन है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। आयु कम से कम 25 वर्ष और पागल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी भी सरकारी दफ्तर का वो कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आइए हम इसके आगे की तरफ देखते हैं। लोकसभा की विशेष शक्ति, लोकसभा की विशेष शक्ति जो है अब उसको देखना है कि अब लोकसभा में क्या क्या शक्ति आपको देखने को मिलती है। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत करने को पारित करती है। इसके अलावा टैक्स मतलब कि कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय व्यक्तियों को स्वीकृति भी देती है। लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। जैसा कि राज्यसभा में ये विशेष शक्तियाँ थी, वैसे ही लोकसभा में भी ये विशेष शक्तियाँ मौजूद हैं। कार्यपालिका पढ़ने के समय भी हमने इन चीज़ों को पढ़ा था कि ये महाभियोग लगा के उस समय नेताओं के या राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की शक्ति को रखते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मतलब न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें हटाने के लिए ये विधेयक को पास कर सकते हैं। ये है शक्ति लोकसभा और विशेष शक्ति का। कानून बनाने की प्रक्रिया, विधेयक प्रस्तावित कानून के प्रारूप को हम विधेयक कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा है विधेयक प्रस्तावित कानून के प्रारूप अनुच्छेद 107 और 112 के हिसाब से हम कानून का निर्माण करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये कानून बनाने की प्रक्रिया है। अब विधेयक के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। देखिए विधेयक 2 प्रकार की होती है, सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होता है और गैर सरकारी विधेयक में साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होता है। ये पॉइंट जो है वो विधेयक के प्रकार में आते हैं।
आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, सरकारी विधेयक किसे कहते हैं। देखिए सरकारी विधेयक को समझना जरूरी है, क्योंकि सरकारी विधेयक जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि वह विधेयक जिसे सरकार का कोई मंत्री संसद में पेश और प्रस्तुत करता है सरकारी विधेयक या फिर सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक साधारण विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक में भी होता है, एक सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये जो है ये सारे पॉइंट जो है इसके वो इम्पोर्टेंट है सरकारी विधेयक के लिए। आपको इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना है। अगर किसी पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस पॉइंट को फिर से समझाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें समझने में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला जो हमारा है वो है गैर सरकारी विधेयक। अब ये गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? वह विधेयक जिसे मंत्री के अलावा संसद का कोई अन्य सदस्य संसद में प्रस्तुत करे तो वह निजी विधेयक कहलाता है। मतलब क्या होता है कि संसद के जो अलावा है कोई और आदमी अगर किसी भी बिल को पास कराने के लिए वहाँ पे पेश करता है तो वहाँ पे गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। प्रक्रिया क्या है इनकी? तो अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, समिति पर रिपोर्ट की चर्चा होती है, फिर तृतीय वाचन होता है, दूसरे सदन में प्रक्रिया होती है और लास्ट में राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। किसी भी बिल को पास करवाने के लिए इन पॉइंटों से आपको गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रक्रिया के बाद संसदीय नियंत्रण के साधन। संसदीय नियंत्रण के साधन बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्तावना, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव एवं निंदा प्रस्ताव। ये क्या है? तो ये संसद को काबू में रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए, संसद को नियंत्रण रखने के लिए इन सब साधनों का उपयोग किया जाता है। किसी भी संसद को अपने अंदर कंट्रोल में रखने के लिए इन्हीं 4 पॉइंटों पे काम किया जाता है ताकि संसद नियंत्रण में रहे। संसदीय समिति क्या है? संसदीय समितियां विभिन्न विधायिकी एवं दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज के लिए एक जरूरी पहलू है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। ये है संसद समिति का काम। संसद समिति का काम है ये। आगे का पॉइंट हमारा वित्तीय समितियां क्या है? तो देखिए वित्तीय समिति में आप यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि लोक लेखा समिति क्या है, उसके बाद प्राकलन समिति क्या है और लोक उपक्रम समिति क्या है। भारत सरकार के विभिन्न विभाग जो हैं उसके खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं, ये लोक सेवा लेखा समिति देखता है। वहीं पे प्राकलन समिति जो है वो खर्च में किफ़ायत किस तरह की जा सकती है, मतलब बचाया किस तरह से जाता है, किस तरह से कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, प्राकलन समिति देखता है। अब लोक उपक्रम जो है वो सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। ये है वित्तीय समितियां। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभागीय अस्थायी समिति क्या है? तो देखिए विभागीय जो अस्थायी समिति है उसमें तो नियमन समिति आता है, विशेषाधिकार समिति आता है, मंत्रणा और समिति आता है और आश्वासन समिति आता है। ये 4 पॉइंट जो हैं वो विभागीय समिति के भाग हैं, पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये सब शायद छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, इसलिए मैं इसे आप लोगों को समझा देता हूँ। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट से पूछे, मैं आपको उस पार्ट के पूरे वीडियो को बना के बताऊंगा। तदर्भ समिति क्या है? अब देखिए विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए समय पर संगठन किया जाता है। समझौते से संबंधित संयुक्त समितियां और समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद नामंजूर करती है, इसलिए तदर्भ समितियों का गठन किया गया है जो आपके दिए गए किसी भी प्रकार के पेपर वर्क को या फिर किसी प्रकार के बिल को सही तरीके से पढ़ के तब जाके आगे उसे बढ़ाती है, जिसे हम तदर्भ समिति के नाम से जानते हैं। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रण करती है? अब आ गया एक बार फिर से VVI क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है? तो संसद को सार्थक व अनुशासित होना बहुत जरूरी है। यदि आप संसद को एक प्रकार से नियंत्रण करने की बात करें तो उसे अनुशासित होना बहुत जरूरी है। संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसलिए वहाँ के मौजूद जितने भी दल के सांसद या विधायक होते हैं उन्हें काबू में रखने के लिए वहाँ पे एक स्पीकर मौजूद होता है, जिससे वो एक तरह से सही से अनुशासन में रहे।
दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 से 52वां संशोधन किया गया और 91वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे, उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहरा सकता है, मतलब उसे हटा ही देगा, उसे उस सदन से हटा देगा। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और राज्यों में कानून का निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया जाता है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से संसद स्वयं को नियंत्रण रखती है। इसी कारण से आपको इन्हीं पॉइंट्सों के मदद से इन शब्दों के आप जवाब दे सकते हैं। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है द्विसदनीय राज्य क्या है। इससे पहले भी मैंने बताया कि जम्मू और कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये 7 राज्य जो हैं ये द्विसदनीय राज्य हैं। ये 7 राज्य जो है वो द्विसदनीय है। ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 7 राज्य जो है ये द्विसदनीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विधानसभा की शक्ति क्या है भाई। तो विधायी कार्य शक्ति, वित्तीय शक्तियां, कार्यपाल शक्तियां, चुनावी संबंधी कार्य, संविधान संशोधन शक्तियां, इन्हीं शक्तियों के कारण विधानसभा अपने आप को शक्तिशाली समझता है। पहला है विधायी कार्य शक्ति, दूसरा है वित्तीय, तीसरा है कार्यपाल शक्ति, चुनाव संबंधी कार्य और संविधान संशोधन शक्ति। इन्हीं सब शक्तियों के कारण विधानसभा खुद को शक्तिशाली बनाता है। धानवी परिषद की शक्तियां क्या है। अब देखिए एक बार कि विधायी शक्तियां जो हैं और वित्तीय शक्तियां जो हैं और कार्यपाल शक्तियां जो हैं ये आपको धानवी परिषद की शक्तियों के अंतर्गत आता है। दोनों सदन राज्य विधान पालिका के आवश्यक अंग होते हैं, हुए भी संविधान से विधानसभा को बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। इन्हीं शक्तियों के कारण धानवी परिषद की शक्तियां पहले से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। अब आ गया दल बदलू नेता के लिए दल बदल, जो एक नाव पे तो पैर रख ही नहीं सकते। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना है, सदन में उपस्थित नहीं हुआ है और निर्देश के विपरीत सदन में मतदान कर रहा है अथवा खुद से उस दल की सदस्यता छोड़ रहा है तो उसे दल बदल कहा जाता है और इसे बाद में जाके कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे दल से निकाला जा सकता है, इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि भाई ये किसी काम का नहीं है, इसे हटा दो। अब दल बदल निरोधक कानून भी है। संविधान के 52वें संशोधन द्वारा सन 1985 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों की व्यवहार पर नियंत्रण करता है। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कोई सदस्य ने दल बदल किया है, उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसे दल बदलू को हटा दिया जाता है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये शामिल नहीं हो सकता है। उसे हम दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। अब देखिए ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप सभी को समझा दिए हैं। यदि आपको इस पॉइंट्स को समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा किए गए कमेंट के माध्यम से हमें यह पता चल पाएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं। फिर मैं आपको उन सभी पॉइंटों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका यह वीडियो अगर आपको आज पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।